Hello aspirants, hope you all are doing well. In today's session, we will discuss about anti-defection law, why it is in the news, and what is the Supreme Court intervention in the decision of presiding officer. And as you all know, at the end of session, we will discuss 3 prelims questions which are very important for UPSC prelims 2026. One question is strictly framed on this topic and 2 questions are taken from UPSC PYQs. तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को. वाई एंटी डिफेक्शन लॉ इन न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है? तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट गिव 3 वीक फाइनल डेडलाइन टू तेलंगाना स्पीकर, यानी कि तेलंगाना के स्पीकर को सुप्रीम कोर्ट ने 3 वीक का जो है एक फाइनल डेडलाइन दी है पेंडिंग डिस्क्वालिफिकेशन पेटिशंस अंडर 10th शेड्यूल, यानी कि जो 10th शेड्यूल में पेंडिंग जो है पेटिशंस उनको लेकर, और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स वांट फॉर नॉन कॉम्प्लायंस. अगर अब फर्दर कोई नॉन कॉम्प्लायंस रहता है तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को भी जो है सुप्रीम कोर्ट अपना सकता है. व्हाट इज़ द एंटी डिफेक्शन लॉ? अब ये एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस. तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड क्या है इस लॉ का, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में जो है इंसर्ट किया गया था 10th शेड्यूल को, एंड इट अप्लाइज टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि दोनों पर ये अप्लाइज होता है, पार्लियामेंट पर भी और स्टेट लेजिस्लेचर पर भी. और अगर हम 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 की बात करें तो जो वर्ड स्प्लिट है उसको रिमूव किया गया था प्रोविज़न में से, और जो वर्ड मर्जर है उसको जो है रिटेन किया गया था. हम मर्जर को लेकर लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि कितना जो मर्जर है, यानी कि कितने मेंबर्स का मर्जर अलाउड है किसी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में. हम लेटर ऑन डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लॉ, अगर हम इस लॉ के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, वाई वॉज इट इंट्रोड्यूस, इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था, तो ये लॉ जो है कहीं ना कहीं प्रिवेंट करता है पॉलिटिकल डिफेक्शंस से, एंश्योर गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, स्टॉप हॉर्स ट्रेडिंग ऑफ MP MLAs, एनफोर्स पार्टी डिसिप्लिन एंड, और ये डेमोक्रेटिक मैंडेट को भी एक तरह से स्ट्रॉन्ग करता है. और अगर हम डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स की बात करें, ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, व्हेन डज डिस्क्वालिफिकेशन अकर, यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन कब हो सकता है, तो जो है इसमें हम देखते हैं कि अगर कोई वॉलंटरीली गिविंग अप पार्टी मेंबरशिप, यानी कि कोई मेंबर है वो किसी की पार्टी के सिंबल पर जीत कर आया और फिर उसके बाद में उसकी मेंबरशिप को वो रिज़ाइन करे, तो दिस इज़ नॉट अलाउड, तो उस पर भी डिस्क्वालिफिकेशन जो है चलाया जा सकता है. और अगर हम बात करें वोटिंग एब्सटेनिंग अगेंस्ट पार्टी व्हिप, पार्टी व्हिप क्या, ये ऐसे इसको ऐसे समझ लीजिए आप, अगर कोई पार्टी है जो कि पावर में कोई बिल लेकर आती है तो उस बिल की गाइडलाइंस, यानी कि उसकी लाइन पर जो है उसके मेंबर्स अगर उसके साथ वोटिंग करते हैं तो जो है वही इंस्ट्रक्शंस जो हैं व्हिप कहलाते हैं. और अगर उसके अगेंस्ट करता है या एब्सटेन करता है तो उन पर भी जो है डिफेक्शन केस चलाया जा सकता है, उन मेंबर्स पर भी. इंडिपेंडेंट MLA ज्वाइनिंग पार्टी, यानी कि कोई इंडिपेंडेंट MLA है जो कि इंडिपेंडेंटली जीत कर आया है, अगर वो किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो अलाउड नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वैसे भी अगर देखें तो पीपल्स का ट्रस्ट तोड़ता है, और वो अलाउड नहीं है, उस पर भी डिफेक्शन केस चलाया जा सकता है. नॉमिनेटेड मेंबर्स ज्वाइनिंग पार्टी आफ्टर 6 मंथ्स, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं अगर वो विद इन 6 मंथ, यानी कि जब अपनी सीट वो अक्वायर कर लेते हैं उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर तो दे आर अलाउड, यानी कि विद इन 6 मंथ्स within 6 months they are allowed to join party, but after 6 months they are not allowed, और उन पर भी डिफेक्शन केस चलाया जा सकता. डिफेक्शन एक्सेप्शन अंडर द लॉ, अब इस लॉ में क्या एक्सेप्शंस हैं, व्हेन डिस्क्वालिफिकेशन डज नॉट अप्लाई, यानी कि कब डिस्क्वालिफिकेशन जो है अप्लाई नहीं होता है. तो मर्जर सपोर्टेड बाय 2/3 लेजिस्लेचर,
यानी कि किसी पार्टी के 2/3 मेंबर्स जो हैं अगर वो किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होते हैं तो फिर वो मर्जर अलाउड है और वो सपोर्ट किया जाता है। इसको ऐसे समझ लीजिए, कोई पार्टी ए है और कोई पार्टी बी है। इस पार्टी में 9 मेंबर समझ लीजिए, इसमें कितने भी समझ लीजिए आप, कितने भी मेंबर्स हैं। अब इसका 2/3, अगर ए के 2/3 मेंबर्स, तो 2/3 कितने होंगे, 2/3 इंटू 9 यानी कि 6 मेंबर्स हो जाएंगे। तो 6 मेंबर्स जो हैं अलाउड हैं, वो पार्टी बी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इधर रह जाएंगे 3 मेंबर्स, यानी कि इन 3 मेंबर्स पर भी किसी भी तरह का कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं चलाया जाएगा और केस, और इन 6 मेंबर्स को भी है जो है इन पर भी डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई नहीं होगा। और इसको एक तरह से सपोर्ट किया जाता। मेंबर्स हु मर्ज और स्टे प्रोटेक्टेड, उनको प्रोटेक्ट किया जाता। स्पीकर्स हों, चेयरमैन्स हों, जब वो रिजाइन करते हैं पार्टी से तो उनको भी जो है इस डिस्क्वालिफिकेशन, उन पर भी डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई नहीं होता है। अगर हम स्पीकर के रोल की बात करें, रोल ऑफ द स्पीकर, तो जो स्पीकर का रोल रहता है वो एक तरह से एजुकेटरी अथॉरिटी की तरह काम करता है। एजुकेटरी अथॉरिटी मीन्स इट एक्ट लाइक जजेस, इट एक्ट लाइक जजेस। और स्पीकर हो या चेयरमैन हो, स्पीकर हो चेयरमैन हो, डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है मेंबर्स का उसको स्पीकर हो या फिर चेयरमैन ही डिसाइड करता है। एक्ट एज ट्रिब्यूनल अंडर 10th शेड्यूल, वो एक तरह से 10th शेड्यूल में ट्रिब्यूनल की तरह एक्ट करते हैं। डिसीजन सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होता है उसका जो डिसीजन है वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि जुडिशियल रिव्यू में जो है उसको रखा जाता है। कोर्ट्स इंटरवीन आफ्टर डिसीजन, जनरली तो ऐसा ही देखा जाता है कि जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का डिसीजन आ जाता है तब कोर्ट जो है उसको रिव्यू करता है। लेकिन अक्सर देखने को मिलता है, जैसा कि हमने इसमें भी, इस केस में भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, तो अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर लॉन्ग टर्म तक अपने डिसीजन को पेंडिंग रखता है तो फिर कोर्ट इंटरवीन करता है। और इसमें केशव मेघनाचंद केस में हमने देखा था, हम लेटर ऑन देखेंगे उस केस को, कि केशव मेघनाचंद केस में 3 मंथ्स का टाइम दिया था इस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। और अगर हम बात करें टाइम लिमिट की कि इसमें कितनी टाइम लिमिट प्रोवाइडेड है, तो कॉन्स्टिट्यूशनली तो कोई टाइम लिमिट प्रोवाइडेड नहीं है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। अब अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें इस लॉ पर, इस लॉ की मेजर कंसर्न्स क्या हैं, तो ये लॉ क्यों क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो डेलिब्रेट डिलेज, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कई बार देखने को मिलता है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो लॉन्ग टर्म में अपने डिसीजन को रखे रहता है। कहीं ना कहीं जो है स्पीकर पॉलिटिकली वायस होता है, ऐसे एलिगेशंस भी लगते हैं इस लॉ पे, क्योंकि अक्सर जो अलाइनमेंट रहता स्पीकर का वो अपनी पार्टी की तरफ ही रहता है, इसलिए लॉन्ग टर्म तक वो डिसीजन नहीं लेता। सप्रेस डिसेंट एंड कॉन्साइंस वोटिंग, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को ये वीक करता है ये लॉ। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, अगर हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट्स रही हैं इसको लेकर पिछले कुछ टाइम में, तो किहोतो होलोहन केस अगर हम देखते हैं 1992 का, तो जो उसमें किहोतो होलोहन केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो था जुडिशियल रिव्यू के लिए अलाउड किया था। जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर का डिसीजन होगा तो वो फाइनल वर्ड वो उसको कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू में रखा गया था। और अगर हम केशव मेघनाचंद्र केस को देखते हैं 2020 का, तो इसमें जो था सुप्रीम कोर्ट ने 3 मंथ्स का टाइम दिया था प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। अब हम रिफॉर्म्स एंड कंक्लूजन की बात करते हैं कि कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं जो है हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या रहेगा। तो वे फॉरवर्ड हो सकता है कि टाइम बाउंड डिसीजंस होने चाहिए, इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल होनी चाहिए, लिमिट विप टू क्रिटिकल मोशंस ओनली, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और स्पीकर न्यूट्रलिटी कन्वेंशन होना चाहिए, यानी कल स्पीकर जो है वो न्यूट्रली बिहेव करे। और अगर हम कंक्लूड करें अपने टॉपिक को, तो हम कंक्लूड करेंगे एक स्टेटमेंट के साथ में कि स्टेबिलिटी मस्ट नॉट ओवरराइड डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अब हम अपने क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं।
ये क्वेश्चन इसी टॉपिक पर फ्रेम किया गया है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हम उसको रीड करते हैं, फिर वन बाय वन स्टेटमेंट को रीड कर कर आंसर करते हैं। तो विथ रेफरेंस टू जुडिशियल रिव्यू ऑफ डिसीजंस अंडर 10th शेड्यूल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हम वन बाय वन रीड करते हैं और उनका आंसर करते हैं। पहले स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, द स्पीकर डिसीजन अंडर 10th शेड्यूल इज़ फाइनल एंड कैन नॉट चैलेंज इन एनी कोर्ट। क्या जो हमने अपने टॉपिक में डिस्कस किया, क्या ऐसा ही था कि स्पीकर का डिसीजन जो है फाइनल है और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता किसी भी कोर्ट में? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो है होलोवन के होलोवन केस में जो था, हमने देखा था कि उसको जो है जुडिशियल रिव्यू के लिए रखा जा सकता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के डिसीजन को या स्पीकर के डिसीजन को। और वैसे भी इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो जो सेकंड स्टेटमेंट है वही आंसर दे देता है पहले स्टेटमेंट का, इसीलिए इस क्वेश्चन को पूछा था। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड क्या, द सुप्रीम कोर्ट इन क्योतो होलोवन वर्सेस जेचिलू 1992 हेल्ड दैट स्पीकर डिसीजन इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि क्योतो होलोवन केस इसी से रिलेटेड था कि जो स्पीकर का डिसीजन है वो जुडिशियल रिव्यू के लिए अलाउड है। तो स्टेटमेंट सेकंड सही हो जाएगा। अब स्टेटमेंट थर्ड में क्या कहा गया, हम उसको रीड करते हैं। कोर्ट्स कैन इंटरवीन इन डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीडिंग्स इवन बिफोर स्पीकर गिव्स अ डिसीजन। हाँ, अक्सर तो ऐसा ही होता है कि जो कोर्ट है वो डिसीजन के बाद में ही इंटरवीन करता है या जुडिशियल रिव्यू डिसीजन के बाद में ही लिया जाता। लेकिन अगर जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर, हमने अपने टॉपिक में भी जैसे तेलंगाना के केस में डिस्कस किया, जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर लॉन्ग टर्म में अपने फैसले को लेकर बैठ जाता है, यानी कि जब वो उस पर डिसीजन नहीं लेता है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है। जैसा कि हमने मेघना चंद केस 2020 का जो था, मेघना चंद्र केस, केशव मेघना चंद्र केस, केशव मेघना चंद्र केस ये 2020 का था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को 3 मंथ्स जो था टाइम दिया था अपने डिसीजन को लेने के लिए। तो ये स्टेटमेंट जो है सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर सकता है अगर लॉन्ग टर्म तक जो है स्पीकर अपना डिसीजन नहीं लेता है। तो फिर कौन कौन से स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, यानी कि 1 रॉन्ग हो जाएगा। पूछा क्या गया, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो 2 एंड 3 यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2 एंड 3 ओनली। तो फिर हम अब अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है और फिर हम उसको आंसर करते हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2022 में पूछा है, यूपीएससी PYQ। ये 2022 में पूछा गया है। हम क्वेश्चन रीड करते हैं फिर उसका आंसर करते हैं। विथ रेफरेंस टू एंटी डिफेक्शन लॉ इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो हम पहला स्टेटमेंट रीड करते हैं और फिर उसका आंसर करते हैं। द लॉ स्पेसिफाइज दैट अ नॉमिनेटेड legislature cannot join any political party within 6 months of being appointed to the house। क्या ऐसा ही डिस्कस किया है हमने जो है अपने टॉपिक में कि जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते नॉमिनेट होने के बाद में? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। 6 मंथ्स के अंदर अंदर यानी कि विद इन 6 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स नॉमिनेटेड मेंबर जो हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अब स्टेटमेंट सेकंड को अगर हम रीड करते हैं उसमें क्या कहा गया, द लॉ डज नॉट प्रोवाइड एनी टाइम फ्रेम विद इन विच द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज़ टू डिसाइड डिफेक्शन। तो ये स्टेटमेंट सही है। और क्यों सही है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है कोई टाइम फ्रेम जो है डिसाइड नहीं करता है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर इतने टाइम फ्रेम में जो है अपना डिसीजन लेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो फिर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 2 ओनली। अब हम अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या कहा गया है और हम आंसर करते हैं अपने क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2025 में पूछा है।
यूपीएससी 2025 में पूछा गया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करते हैं फिर उसका आंसर करते हैं। यूपीएससी 2025 में ये पूछा गया है, PYQ से लिया गया है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हम उसको रीड करते हैं और फिर उसका आंसर करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, पहले स्टेटमेंट को कंसीडर करते हैं। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर अ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल हैज़ बिकम सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द 10th शेड्यूल, द प्रेसिडेंट्स डिसीजन in accordance with the opinion of the council of union minister shall be final। क्या ऐसा ही डिस्कस किया है हमने कि जो प्रेसिडेंट का डिसीजन है डिफेक्शन को लेकर वही फाइनल होगा? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में स्पीकर रहता है, और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में चेयरमैन होता, तो उसका जो डिसीजंस होता वो फाइनल होता, ना कि प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट का एंटी डिफेक्शन लॉ से कोई लेना देना नहीं है, उस पर जो है सिर्फ स्पीकर या चेयरमैन ही डिसीजन, उसी का डिसीजन जो है फाइनल होता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब अगर हम सेकंड स्टेटमेंट को रीड करें तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? देयर इज़ नो मेंशन ऑफ द वर्ड पॉलिटिकल पार्टी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या ऐसा है कि कोई भी जो है मेंशन नहीं है, कहीं पर भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो है पॉलिटिकल पार्टी वर्ड का? तो अगर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तब तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता, बट जैसे कि 1985 में जो है 10th शेड्यूल को इंसर्ट किया गया था, 1985 में जब 10th शेड्यूल इंसर्ट किया गया था तब जो है पॉलिटिकल पार्टी वर्ड का मेंशन कई बार देखने को मिलता, जैसे कि इंडिपेंडेंट एमएलए के तौर पर जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन में डिस्कस किया। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से एनालाइज करने हैं यूपीएससी के PYQ क्वेश्चन एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर ही हैं, बट देखिए डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। 2022 में जो है अपने आप ही उसने पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र कर दिया और यहाँ पर पूछ लिया कि पॉलिटिकल पार्टी वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर मेंशन नहीं है। तो 10th शेड्यूल में नॉमिनेटेड मेंबर को लेकर हो गया कि वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं विद इन 6 मंथ्स, और अगर हम इंडिपेंडेंट एमएलए को देखें, यानी कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को देखें, तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कैन नॉट ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी, तो वो वर्ड भी वहाँ पर जो है कई बार आया। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल में यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ में कई बार ये वर्ड देखने को मिलता है पॉलिटिकल पार्टी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पूछा क्या गया, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स ही रॉन्ग है, तो हमारा जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा? नाइदर 1 नॉर 2, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक एंड दीज 3 क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन गुड लक एंड कीप कंटिन्यू योर प्रिपरेशन।